नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज। निहाल रंजन रे। भारतीय कला इतिहासकारों में निहाल रंजन रे का नाम विशेष रूप से इतिहासपरक विधियों के अनुसार कला इतिहास की समीक्षा में लिया जाता है। वे प्रथम भारतीय कला इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा का अध्ययन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था, एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट। निहाल रंजन रे का जन्म बांग्लादेश के कायट ग्राम, जो मैमन सिंह जिला में है, वहाँ पे 14 जनवरी 1903 को हुआ था। 1924 में इतिहास में स्नातक के पश्चात रे ने 1926 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में एमए किया और उसमें प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुआ। और मृणालिनी नाम का एक स्वर्ण पदक दिया जाता था जो इन्होंने प्राप्त किया। 1928 में प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति मिली उन्हें, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, जो 600 से 900 ईस्वी तक था, उसका अध्ययन किया। 1935 में लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वो 1936 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। इसके कुछ साल बाद 1946 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में वागीश्वरी प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देना स्टार्ट किया। यहाँ वो अपनी सेवानिवृत्ति तक 1965 तक कार्य करते रहे। इस बीच 1949 से 1950 तक वो एशियाटिक सोसाइटी के भी सचिव रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो शिमला में है, उसके निदेशक के रूप में भी कार्य किया। 1970 तक यहाँ कार्यरत रहने के बाद, मतलब 1970 से 73 तक, थर्ड रे कमीशन की समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वो राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 1943 से 1944 में जेल की भी यात्रा करी थी उन्होंने। 1949 में बंगाली में प्रकाशित उनकी बंगाली व्यक्तियों का प्रारंभिक इतिहास, मतलब जो बंगाली लैंग्वेज में है, बंगाली इतिहास है आदि प्रभा नाम से, वो उनकी एक महान साहित्य रचना थी, जिस पर उन्हें 1950 में पश्चिमी बंगाल के रविंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1980 में इसे पुनः उन्होंने 2 खंडों में प्रकाशित करवाया था। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। वो एक बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। निहाल रंजन रे की कृतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वे समीक्षात्मक विधियों से कला इतिहास का अध्ययन करने में विश्वास रखते थे। एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने प्रारंभिक रूप में भी इतिहास की पुस्तकों का लेखन किया है। उन पुस्तकों में भी विद्वानों ने सामाजिक इतिहास के प्रति उनकी रुचि को रेखांकित किया है। कला का सामाजिक इतिहास परक अध्ययन विशेष रूप से उनकी 2 पुस्तकों में दिखाई पड़ता है। एक तो है जो मौर्य और शुंग आर्ट, जो 1946 में, और दूसरी नेशनलिज्म इन इंडिया, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी। इनमें पूर्ण रूप से सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर कला इतिहास की समीक्षा की गई है।
उनकी पुस्तक आइडिया एंड इमेजेस इन इंडियन आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन्होंने कलाकृतियों की समीक्षात्मक विवेचना का विचार एक अलग दृष्टिकोण से मूर्त रूप के समन्वय के रूप में किया है। उनके अनुसार यह प्रयास एक प्रयोगात्मक अध्ययन था। 1975 में उन्होंने द मुगल कोर्ट पेंटिंग पुस्तक लिखी, जिसमें वे पुनः सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्व देने लगे थे। इन सब जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जो उनकी सभी कृतियों में भी व्याप्त हमें दिखाई पड़ता है, वो है उनका मानवीय दृष्टिकोण। ये मानवीय दृष्टिकोण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया है। उनका परिवार ब्रह्म समाज में विश्वास रखता था और तत्कालीन बंगाली समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखता था। उदारवादी मानवीय व्यवहार उस समय के बंगाल में अत्यधिक लोकप्रिय था। 19वीं शताब्दी के बहुत से बंगाली लेखकों और विद्वानों ने उनसे प्रभावित होकर रचनाएं लिखी हैं, ऐसी कई सारी, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण थे। यह मानवतावादी दृष्टिकोण गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स के विचारों से भी और अधिक पल्लवित और सशक्त हुए। निहार रंजन रे का झुकाव राष्ट्रीय गरम दल की विचारधारा की ओर भी था और वे अपने देश की समस्याओं को भी इसी दृष्टि से देखते थे। उनके ऐतिहासिक अध्ययनों में भी उनकी यही दृष्टि दिखाई पड़ती है। अपने विचारों में वे मानव कल्याण, सामाजिक वातावरण को ऐतिहासिक अध्ययनों से अधिक महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में इतिहास इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक वातावरण और मानव का कल्याण महत्वपूर्ण है। यह प्रभाव उनके कला इतिहास अध्ययनों में भी दिखाई पड़ता है, जिन्हें हम सामाजिक, धार्मिक तथा सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि से देख सकते हैं। यद्यपि निहार रंजन रे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे, लेकिन कला अध्ययन में उन्होंने कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण नहीं अपनाया। उन्होंने मार्क्स की विवेचनात्मक विधियों को कलाकृति की जो व्याख्या है उसमें अवश्य लिया है, पर लेखन प्रक्रिया में उसे अधिक महत्व नहीं दिया। मार्क्स से प्रभावित उनका एक लेख, जिसमें ट्रुथ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस के इसमें उन्होंने भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की विवेचना व्यक्त की है। उनकी पुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता की कला, मौर्य कला, गुप्त कला और मध्यकालीन कलाओं का समग्र विवेचन है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत निहार रंजन रे ने कला के माध्यम से उस समय के समाज और परंपराओं का अध्ययन किया है। उनके अनुसार उच्च कोटि की विकसित और सुसंस्कृत कला अधिकांश में संस्कृति, विचार और मानवीय सभ्यता की अभिव्यक्ति करती है। इस तरह कलाकृतियों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक संगठन, राज्य, औद्योगिक विकास, राजसी जीवन आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है। 1953 में टैगोर प्रोफेसर के रूप में दिए गए अपने भाषणों को उन्होंने एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट नामक पुस्तक में संकलित किया था, जिसमें उन्होंने पश्चिमी एशिया से कला का उद्गम भी बताया है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता उस समय समाज में व्याप्त थी, ठीक इसी प्रकार के विचार मौर्य और उत्तर मौर्य कला नामक लेख में 1973 में भी उन्होंने व्यक्त किए हैं। पश्चिमी एशिया की कला का समकालीन कला पर प्रभाव सिद्ध करते हुए उन्होंने भारतीय कला के इतिहास को अन्य देशों से भी जोड़ा है। इस अध्ययन के लिए उन्होंने विशेष रूप से क्रैमरिश की भारतीय मूर्तिकला को आधार बनाया। मौर्य कला के उद्गम और प्रभावों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया कि मौर्य कला की प्रेरणा विदेशी थी, जो अकेमनी काल के प्रभाव, जो ईरानी प्रभाव है, उसके आधार पर थी। यद्यपि उसे भारतीय शिल्पियों ने बनाया, तथापि उसकी प्रेरणा अकेमनी कला से आई थी, ऐसा निहार रंजन रे का मानना था। परंतु उनके साथ ही वे इस बात पर भी जोर देते थे कि भारतीय देशी कलाकारों का भी
उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु मौर्यकालीन पॉलिश जो ओप जो दिखाई पड़ती है मौर्यकालीन कला में, उसकी जैसे कि बैल शीर्ष वाले स्तंभ में दिखाई पड़ती है, वो एक्मेनी कला का ही प्रभाव है, उनका ये मानना था। आनंद कुमार स्वामी के विचारों को स्वीकार करते हुए भी निहार रंजन रे ने इन स्तंभों का उद्गम एक्मेनी कला को ही ठहराया है। यदि अशोककालीन स्तंभ एक्मेनी पिलर पर आधारित है तो उसके पीछे का विचार भी वहीं से आया होगा। इस संबंध में रे की अवधारणा मौर्य और मौर्य पश्चात कला के संबंध में अपने पूर्व के विद्वानों, जिसमें आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिश है, उनका हम नाम ले सकते हैं, उनसे मेल खाती है। क्रैमरिश के अनुसार भी मौर्य स्तंभों की कला 1000 वर्ष बाद भी इंडो आर्यन समन्वय को प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही साथ मौर्य कला का दूसरा पक्ष अर्थात प्राकृतिक शक्ति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इस कला में हुई है, इसको भी निहार रंजन रे समान महत्व देते हैं। राम पुरवा का बैल और धौली का हस्ती इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनके आधार पर उनका यह निष्कर्ष है कि इस प्रकार के प्राकृतिक शक्ति के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इससे पहले की कला अर्थात सिंधु घाटी की कला में नहीं होती थी। इस प्रकार की विशालकाय शक्ति संपन्न पशुओं का अंकन प्राकृतिक शक्ति और ऊर्जा को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना, और सबसे पहले यह मौर्य कला में ही अभिव्यक्त हुआ है। इसका कोई साम्य इससे पहले या बाद की पशु मूर्तियों की कला में हमें नहीं दिखाई पड़ता। इसके विरोध में निहार रंजन रे ने मौर्य कला के साथ जो लोक शैली प्रचलित थी उसके विषय में कुछ नहीं कहा, जबकि शुंगकालीन कला की परंपरा इस प्रकार की शक्ति संपन्नता को व्यक्त नहीं कर पाती। भारतीय कला में इस प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। निहार रंजन रे स्टेला क्रैमरिश के विचारधारा से प्रभावित हैं और अपनी भारतीय और उनकी अपनी भारतीय कला की शास्त्रीय विशेषताओं में भी वे स्टेला क्रैमरिश की व्याख्या को ही आधार मानते हैं। गुप्तकालीन कला में तृतीय आयाम की अभिव्यक्ति और विशाल शक्ति संपन्न मूर्तियों की प्रस्तुति का जैसा वर्णन स्टेला क्रैमरिश ने किया, उसी को निहार रंजन रे ने स्वीकार कर लिया है। बौद्ध कला के कथात्मक मूर्तियों में जो द्विआयामी प्रभाव जैसा कि जैसा कि स्क्रोल चित्रों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार का प्रभाव पाषाण अर्ध चित्रों में भी दिखाया गया है। इस प्रकार अपने अधिकांश विवेचन में निहार रंजन रे स्टेला क्रैमरिश और आनंद कुमार स्वामी से प्रभावित ही दिखाई पड़ते हैं। भुवनेन्द्रन के अनुसार कला इतिहास लेखन के क्षेत्र में निहार रंजन रे स्टेला क्रैमरिश के दृष्टिकोण का ही अनुकरण करते दिखाई पड़ते हैं। स्टेला क्रैमरिश ने जिस प्रकार बौद्ध कथा चित्रों का उद्गम स्क्रोल पेंटिंग से जोड़ने का प्रयास किया, उसको ही निहार रंजन रे ने प्रतिपादित किया है। निहार रंजन के अनुसार सांची और भरूच के बौद्ध चित्र यद्यपि भारतीय मूर्तिकला के प्रारंभिक कथा चित्रों में गिने जाते हैं, तथापि अपनी द्विआयामी विशेषता के कारण उसकी तुलना बंगाली स्क्रोल चित्रों से की जा सकती है। रे ने स्क्रोल चित्रों को भरूच और सांची से प्राचीन सिद्ध किया है और यह माना है कि उसी से प्रेरणा प्राप्त कर मौर्यकालीन शिल्पी ने जातक कथाओं का भी अंकन पाषाण में किया है। निहार रंजन रे की यह धारणा कि सांची और भरूच के अर्धचित्र स्क्रोल चित्रों से प्रभावित हैं उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। मिट्टी, लकड़ी और पाषाण की मूर्तियाँ स्क्रोल से प्रभावित कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार निहार रंजन रे इरविन पैनोफक्की के सिद्धांतों से भी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। जब वे सांची और भरूच शैली की विवेचना में कमल के अंकन में रेखीय प्रभाव को चित्रों से प्रेरित बताने का प्रयास करते हैं, उनके विचार से स्क्रोल चित्र लोक कला से जन्मे और इनसे प्राचीन या समकालीन हो सकते हैं। गुप्त कला का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए रे बताते हैं कि मूर्ति और विचार के समन्वय और गति और प्राण की अभिव्यक्ति आदि विशेषताओं का विवेचन इसमें किया गया है।
उनके अनुसार मथुरा कला की विशेषताओं जैसे झुकी हुई अंदर देखती दृष्टि, मूर्ति के चारों ओर आध्यात्म का प्रभाव, वस्त्राभूषणों के अंकन में रेखा का महत्व आदि गुणों का उल्लेख किया है एवं साथ ही सारे विवेचन में पैनोफेस्की के सौंदर्यात्मक विवेचन को आधार बनाया है। पैनोफेस्की कला के विवेचन में विषय और मूर्तिमान शरीर की विशेषताओं दोनों को महत्व देते हैं। उनका सौंदर्य सिद्धांत कला के मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसी आधार पर रे ने दार्शनिक विचार और उसकी मूर्त अभिव्यक्ति दोनों का समन्वय किया है। यद्यपि रे ने मूर्ति की व्याख्या में साहित्यिक उल्लेखों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इस हेतु उन्होंने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय विवेचना को आधार बनाया है। मध्यकालीन कला साहित्य कला इतिहास की विवेचना करते हुए वे हरमन गोड्स और स्टेला क्रैमरिस से भी प्रभावित हैं। इन तीनों कला इतिहासकारों ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग से आने वाले विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव को कला में दिखाने का प्रयास किया है। इसे वे मिडिवल फैक्टर कहते हैं। मिडिवल फैक्टर का नामकरण सबसे पहले स्टेला क्रैमरिस ने ही किया था। उन्हीं के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए निहार रंजन रे भी भारतीय कला में एलोरा की कला से निरंतर आगे की कला धारा में विदेशी प्रभाव होने की पुष्टि करते हैं। यही धारणा हरमन गोड्स के मध्यकालीन इतिहास के लेखों में भी प्राप्त होती है। इस काल की मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में यह प्रभाव मुख्यतः गुजरात, राजपूताना, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों और वहाँ की मध्यकालीन कला में देखने को मिलता है। रे के अनुसार यह प्रभाव 9वीं शताब्दी के एलोरा के भित्ति चित्रों, 10वीं-12वीं शताब्दी के गुजरात के पांडुलिपि चित्रों में, राजपूत चित्रों में तथा 16वीं शताब्दी के जो बंगाल के टेराकोटा तथा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक दक्षिण और उड़ीसा के लघु चित्रों में भी दिखाई पड़ता है। मूर्तिकला चित्रकला के साथ अन्य कलाएं भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। मूर्तिकला में पूजा के रूप में जो मूर्तियों के विषय में जो पूजा के रूप में जो मूर्तियाँ यूज़ की जाती थी, उसके विषय में निहार रंजन रे ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मध्यकाल में पूजा के लिए मूर्तियाँ जो यूज़ में आती थी, उनमें एक परिवर्तन हुआ। इस समय पूजा का प्रतीक मूर्त रूप के स्थान पर प्रतीकात्मक या अमूर्त हो गया था। इसलिए पूजा के अंतर्गत और अन्य मूर्तियों में अंतर आ गया है। उनके अनुसार गुप्तकालीन मूर्तिकार मूर्ति में कलात्मकता के साथ आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति का भी प्रयास करता था। इस प्रकार की अवधारणा में रे जिमर के दृष्टिकोण को पूजा के अंतर्गत आने वाली मूर्तियों में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जिमर ने भारतीय मूर्तिकला में इस तथ्य को विशेष महत्व दिया है। रे के अनुसार गुप्तकालीन मूर्तियाँ शिल्पियों के रचनात्मक पांडित्य के आधार पर उत्पन्न होती थी, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव का प्रभाव था। इसके विपरीत मध्यकालीन मूर्तियाँ केवल बाह्य अलंकरण रूप में प्रतिमा विज्ञान के आधार पर ही बनी हैं। इस प्रकार मूर्ति और कलाकार की रचनात्मकता का विवेचन गुप्तकाल और मध्यकाल के अंतर का मापदंड है। एक भक्त के लिए मूर्ति केवल एक परम सत्य के अनुभव करने का माध्यम है। उसमें स्वयं की कोई विशेषता नहीं रहती, परंतु मध्यकालीन मूर्ति में केवल उस आवरण को बनाने का प्रयास होती है जो उस मूर्ति का लक्षण है। मध्यकालीन मूर्तियों में आध्यात्मिक अनुभूति का अभाव है। इस समस्त विवेचन में निहार रंजन रे ने एक सतही अंतर बताने का प्रयास किया है, जो उनके पाश्चात्य शिक्षा का परिणाम ही रहा है। निहार रंजन रे की एक अन्य पुस्तक एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट में उन्होंने मूर्ति के इस विवेचन को और अधिक अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। यहाँ उन्होंने मूर्ति और प्रतिमा में भी अंतर बताया। सहज ज्ञान के आधार पर कलाकार के मन में मूर्त रूप की अभिव्यक्ति है मूर्ति, तथा प्रतिमा से तात्पर्य है कि एक यंत्र या साधन मात्र जो पूजा के लिए काम में आता है। इसलिए प्रतिमा ध्यान मंत्र के आधार पर बनाई जाती है,
जिसमें शिल्प शास्त्रों को आधार बनाया जाता है, परंतु मूर्ति कलाकार की स्वयं की सहजानुभूति पर आधारित होती है और उससे प्राप्त तत्व एवं रूप दोनों में एक समन्वय स्थापित होता है। टैगोर प्रोफेसर के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय में 1973 में रे ने एक व्याख्यानमाला के अंतर्गत भारतीय कला के अध्ययन से संबंधित एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था, जिसका आधार पारंपरिक संस्कृत भाषा के अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र थे। ये व्याख्यान बाद में एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे, जो कला समीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इसके अंतर्गत साहित्य, धार्मिक साहित्य, कलाकृतियों के बौद्धिक और प्रतीकात्मक अर्थों का संदर्भ आदि की चर्चा करते हैं। इस प्रकार कलाकृति की समीक्षा का मूलाधार उसके सौंदर्य शास्त्रीय गुणों को निर्धारित करता है। रे का यह दृष्टिकोण भारतीय कला विषयक अध्ययनों में एक विशेष महत्व का स्थान रखता है, क्योंकि यह सिद्धांत उन्होंने अपने अध्ययन और शोध के बाद एक सक्रिय शोधार्थी या शिक्षक के रूप में अपने कला इतिहास के अध्ययन अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कला इतिहास का अध्यापन 1945 से 1965 तक करते हुए उन्होंने भारतीय कला समीक्षा को दो भागों में बांटा। पहला कला के सिद्धांत एवं तकनीक तथा दूसरा कला की ग्रामीण और सामाजिक पृष्ठभूमि। निहार रंजन के यह दृष्टिकोण सभी प्रकार की कलाकृतियों की समीक्षा के लिए उपयुक्त है तथा भारतीय कला के परिप्रेक्ष्य में मौर्य एवं शुंगकालीन मूर्तियों तथा मुगलकालीन चित्रों सभी पर एक समान रूप से उपयुक्त सिद्ध होते हैं। मौर्य मूर्तिकला पर उनका वर्णन और व्याख्या इस बात का प्रमाण है कि वे भारतीय कला को सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में रखने के बाद अंत में सौंदर्यपरक दृष्टि से ही समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मुगल कालीन चित्रों में भी चित्रों के द्वारा दरबारी जीवन की पृष्ठभूमि के अध्ययन के अतिरिक्त वे उसकी सौंदर्य विषयक विशेषताओं को भी बताते हैं। निहार रंजन रे का सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत एक व्यवहारिक समीक्षा के आधार पर विकसित हुआ है, जिसके अंतर्गत भारतीय मूर्तियों का अध्ययन किया गया है, जो उनकी आइडिया एंड इमेजेस इन इंडियन आर्ट 1973 की जो पुस्तक है उसमें प्रस्तुत है। यह पुस्तक उनकी व्याख्यानमाला का ही एक संग्रह है, जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिक समीक्षा के लिए मूर्तियों के उदाहरण दिए गए हैं। यह दोनों पुस्तकें उनकी विचार प्रक्रिया और कला सिद्धांत के आधार पर कलाकृतियों के विविध रूपों और समीक्षा पर आधारित हैं। कलाकृतियों की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा का इससे अच्छा उदाहरण प्राप्त नहीं होता। भारत में कला इतिहास का अनुशासन बहुत बाद में विकसित हुआ है। 19वीं-20वीं शताब्दी में पुरातत्वीय अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप इसका विकास प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व कला इतिहास केवल प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अंग था और इसके पक्ष में ऐतिहासिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता था। कलाकृतियों के ऐतिहासिक पक्ष पर ही संपूर्ण अध्ययन आधारित था। पुरातात्विक खोजों के परिणाम स्वरूप मंदिरों, पुरातत्व स्थलों की खोज, संग्रहालयों की स्थापना आदि के आरंभ होने से इस अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम, कला विरासत का प्रलेखन, जिसके अंतर्गत कलाकृति का वर्णन, स्थान, ऐतिहासिक क्रम, तिथि, अभिलेखीय प्रभावों को आधार पर ऐतिहासिकता, शैलीगत विशेषताएं, कलाकृति के साहित्यिक संदर्भ का अध्ययन किया जाता था। दूसरे विभाग में दर्शन के आधार पर कला की व्याख्या की गई। तीसरे प्रभाग में कलाकृति का अध्ययन सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्रोत के रूप में किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कला इतिहास के अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ हुए, जैसे पुरातत्व, अभिलेख शास्त्र, प्रतिमा शास्त्र, वास्तुशास्त्र इत्यादि। अनेक सर्वेक्षणों पर आधारित पुस्तकें, पुरातात्विक उत्खननों पर आधारित अध्ययन भी इस क्षेत्र में किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिरों, भवनों, मूर्तियों, टेराकोटा, पकाई मिट्टी की मूर्तियों, पात्रों आदि के अध्ययन, संरक्षण, उनके आधार पर सामाजिक अध्ययन आदि कला इतिहास के अंतर्गत किया जाने लगा और इन सब का अध्ययन भारतीय संस्कृति में सम्मिलित किया गया।
चूँकि कलाकृतियों का एक बहुत बड़ा भाग धर्म से जुड़ा हुआ था, जैसे बौद्ध, हिंदू, जैन इत्यादि, अतः कलाकृति के अध्ययन के अंतर्गत धर्मों के दार्शनिक महत्व का भी अध्ययन किया जाने लगा। कला समीक्षा के अध्ययन भी इसी प्रकार कई भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला समूह उन अध्ययनों का है जिसमें ई.बी. हेवल, कुमारस्वामी आदि के द्वारा किए अध्ययन आते हैं, जिन्होंने कला की व्याख्या राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि में की और उसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय कला के विषय में यूरोपीय देशों में प्रचलित भ्रांतियों का खंडन करना था। भारतीय कला में बहुत सी भुजाओं, शीर्षों के कारण, असामान्य शरीर विज्ञान के कारण यूरोपीय देशों में उन्हें विकृत और असंयत कहा जाता था। इस दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए प्रोफेसर वेस्टमैनकोर्ट ने भारतीय कला को अनुपयुक्त सिद्ध करते हुए अपनी पुस्तक में एलोरा, एलिफेंटा आदि स्थानों की मूर्तियों को विकृत, बदसूरत आकृतियाँ कहा। इस प्रकार W.G. आर्चर भी भारतीय कला का कोई विशेष अर्थ नहीं बता सकते थे। इन सबकी एक प्रतिक्रिया स्वरूप हेवल, आनंद कुमार स्वामी और अरविंदो घोष ने वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, पुराण, शिल्पशास्त्रों, बौद्ध साहित्य इत्यादि के आधार पर कला के अर्थ, प्रतीकार्थ, कलाकार की कल्पनात्मकता और उसके रूप प्रतिरूपों का अर्थ बताने का प्रयास किया। ये सभी इतिहासकार भारतीय कला के विषय में एक दृढ़ धारणा रखते थे कि इसकी जड़ें दर्शन और आध्यात्मिकता के आधार पर स्थित हैं, जिसे जानने हेतु भारतीय दर्शन, धर्म, आध्यात्म और योग शास्त्र का अनुभव आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सारे कलात्मक अभिप्राय प्रतीकों के अर्थ द्वारा समझे जा सकते हैं तथा भारतीय कला में मानव शरीर रचना का आदर्शात्मक रूप अभिव्यक्त होता है। ये दोनों ही तथ्य अजंता के चित्रों में गुप्तकाल व उत्तर गुप्तकाल की मथुरा, सारनाथ, एलोरा और एलिफेंटा की मूर्तियों में तथा मुगल, पहाड़ी और राजस्थानी लघु चित्रों में अभिव्यक्त हुए हैं। आनंद कुमार स्वामी का अध्ययन भारतीय कला के आध्यात्मिक और बौद्धिक अर्थों की व्याख्या में आधारित था। उनके अनुसार भारतवर्ष संपूर्ण विश्व को अपने दर्शन का संदेश दे सकता है और उस दर्शन का मूर्त रूप अभिव्यक्त करने अथवा उसे समझने के लिए योग की आवश्यकता है। कलाकार योग के माध्यम से किसी भी आध्यात्मिक वर्णन को मूर्त रूप में देख पाता है। उदाहरणार्थ शिव, नटराज की नृत्य मूर्तियाँ समझने हेतु नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, कोयल पुराणम, चिदम्बरम के मंदिर में बनी मूर्तियाँ आदि का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने कलात्मक अभिव्यक्ति, दार्शनिक साहित्य और शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों का अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने कला की सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत सादृश्य, अनुकृति, प्रमाण आदि के उदाहरण भारतीय शिल्पशास्त्रों से दिए। इस प्रकार आनंद कुमार स्वामी ने पाश्चात्य विद्वानों के संदेहों को दूर करने का प्रयास किया, जो प्रकृतवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद एवं भारतीय कला के संबंध में व्यक्त करते थे। शिल्पशास्त्रीय ग्रंथों एवं भारतीय साहित्य से उदाहरण देते हुए आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला के स्वरूप एवं विषय को समझने का प्रयास किया। इन विषयों पर उनके अनेक लेख एवं पुस्तकें संपादित एवं अनुवादित हैं, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं तमिल भाषा के शिल्पशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन है। सभी ललित कलाओं यथा मूर्ति, चित्र, वास्तु, संगीत के अंतर्गत प्रतिमा शास्त्रीय तकनीक, विषय वस्तु और कला के विविध रूपों एवं भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों का उल्लेख है। आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से भारतीय कला की समीक्षा में बौद्धिक अभिव्यक्ति का मूर्तिकरण और सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति की व्याख्या हुई। भारतीय कला के आध्यात्मिक एवं धार्मिक पक्षों की व्याख्या हुई। कुमारस्वामी के अनुसार साहित्य, धर्म और प्रतीकार्थ को न समझने के कारण कला के सौंदर्य शास्त्रीय अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। निहाल रंजन रे ने कुमारस्वामी के धार्मिक प्रतीकवादी अध्ययनों की प्रशंसा की है। रे ही नहीं वरन कुमारस्वामी के इस दृष्टिकोण का अनुसरण अनेक भारतीय विद्वानों ने किया है। इससे प्रेरणा लेकर मूर्तिकला का अध्ययन कला समीक्षा का एक उपयुक्त आधार बन गया।
इस परिप्रेक्ष्य में विशेषतः V.S. अग्रवाल और C. शिवराम मूर्ति का नाम भी विशेष रूप में लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने अध्ययनों में इसी परंपरा का प्रयोग करते हुए वैदिक, पौराणिक और शास्त्रीय साहित्य का उल्लेख कला समीक्षा में किया। जहाँ V.S. अग्रवाल के लेख मूर्तिकला एवं स्थापत्य में व्यक्त कला अभिप्रायों का अर्थ और संदर्भ की व्याख्या करते हैं, वहीं शिवराम मूर्ति साहित्य और कला के अंतर संबंधों को स्थापित करते हुए साहित्यिक वर्णनों को कला में प्रतिबिंबित बताते हैं। इस प्रकार कला समीक्षा में साहित्य को भी प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। कला समीक्षा का दूसरा प्रमुख दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति और समाज के अध्ययनों में मिलता है। सामाजिक राजनैतिक विकास का अध्ययन कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि के द्वारा किया जा सकता है। इस संदर्भ में कला इतिहास स्वयं में महत्वपूर्ण न रहकर एक अध्ययन का साधन रूप बन जाता है। इसमें कला की कुशलता, कला की निर्माण प्रक्रिया, कलाकृति की अभिव्यक्ति का सौष्ठव आदि महत्वपूर्ण नहीं रहते, वरन सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ, समय एवं ध्यान अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कला समीक्षा के इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अध्ययन महत्वपूर्ण है। कलाकृति एक समय विशेष के कालक्रम की जानकारी देती है, जिस पर उस समय के प्रतिमा शास्त्र, सामाजिक परिवेश, संस्कृति को परखा जाता है। ऐतिहासिकता महत्वपूर्ण होती है और कलाकृति गौण। निहाल रंजन रे ने कला समीक्षा के सिद्धांत का अध्ययन इन सब दृष्टिकोणों के आधार पर किया। साथ ही उन्होंने भारतीय कला में पाश्चात्य विद्वानों के विचार तथा कला की परिभाषा, स्वरूप एवं सौंदर्य के अध्ययन के पश्चात अपनी कला समीक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रे के अनुसार पाश्चात्य समीक्षकों का भारतीय कला के विषय में 19वीं शताब्दी में जो दृष्टिकोण था, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि वे भारतीय कला परंपरा को नहीं जानते थे। पाश्चात्य विद्वान अज्ञानवश भारतीय परंपरा, सौंदर्य, भारतीय कला के उद्देश्य को नहीं समझते थे। अतः उनके निष्कर्ष एक अंधे व्यक्ति के समान हैं, जिन पर किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। निहाल रंजन रे इसमें उन भारतीय समीक्षकों की भी गणना करते हैं जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में भारतीय कला की आलोचना की और उसमें पाश्चात्य प्रभाव को ही खोजने का प्रयास किया। निहाल रंजन रे मूर्तियों की आध्यात्मिक और बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा को स्वीकार करते हैं, किंतु इसे वे पूर्ण रूपेण महत्व नहीं देते। इसका कारण यह है कि उनके अनुसार अनेक ऐसी मूर्तियां भी हैं जो बौद्धिक या आध्यात्मिक संदर्भ जिनका नहीं होता, और साथ ही जो धार्मिक आध्यात्मिक प्रतीकार्थ वाली मूर्तियां हैं, वे भी अपने इस अर्थ के साथ साथ अपने सौंदर्य के कारण भी दर्शकों को प्रभावित करती हैं। इससे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि यह संभव है कि आध्यात्मिक अर्थ एक विशेष प्रकार या वर्ग के दर्शकों को सौंदर्य की अनुभूति करा सके, परंतु सामान्य रूप से सौंदर्य अनुभूति के लिए आध्यात्मिक अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। सौंदर्य अनुभूति के लिए अभिव्यक्ति और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। धार्मिक भाव केवल भक्त को ही प्रभावित करते हैं, जबकि सौंदर्य सामान्यतः सभी को आकर्षित करता है। इसी प्रकार रे कुमारस्वामी के इस मत से सहमत नहीं है कि सभी मूर्तियां शुद्ध रूप से धार्मिक, प्रतीकवादी और बौद्धिक रचनाएं हैं। यदि ऐसा है तो कलाकृति केवल धार्मिक ग्रंथों का दृष्टांत मात्र ही रह जाएगी। वास्तव में कलाकृति इसके विपरीत मनुष्य के मानवीय, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक, सांस्कृतिक अर्थों को व्यक्त करती है। इसके साथ ही निहाल रंजन रे धार्मिक मूर्तियों को भी इसलिए सौंदर्य युक्त कहते हैं क्योंकि उससे भी कलाकार कलाकृति के वस्त्राभूषणों, परंपराओं, परिवेश इत्यादि द्वारा सामान्य दर्शक को प्रभावित करता है। ऐसी अनेक मूर्तियां हैं जहां कलाकार प्रतिमा शास्त्रीय गुणों और परंपरागत स्वरूपों का अतिक्रमण कर अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार परिवर्तन करता है। रे के अनुसार यदि हम केवल दार्शनिक मापदंडों के आधार पर ही मूर्तियों की समीक्षा करेंगे तो ऐसी बहुत सी मूर्तियां सौंदर्य अभिव्यक्ति के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। निहाल रंजन रे ने इस पर भी जोर दिया कि आध्यात्मिक अर्थों को बहुत अधिक महत्व देने से मूर्ति की स्वयं की कलात्मक विशेषताएं गौण होने का भय रहता है
और वह कलाकार की स्वयं की अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं कर पाती। बौद्धिक एवं आध्यात्मिक अर्थों की अधिकता कलाकृति की कुशलता, बनावट का सौंदर्य एवं अनुभूतियों का प्रयोग जैसे गुणों को कम कर देता है। साथ ही यह आवश्यक नहीं कि प्रतीक सदैव सुंदर ही हो और कलात्मक ढंग से ही बनाया गया हो। इस प्रकार कलाकृतियाँ यदि प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं तो उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सुंदर हों। उनके लिए केवल पूजा प्रतीक होना ही आवश्यक है। सौंदर्य समीक्षा के लिए प्रतीकात्मकता और दार्शनिक अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सौंदर्य अनुभूति के गुण महत्वपूर्ण हैं। सौंदर्य अनुभूति के गुणों से तात्पर्य है कि दर्शक उस मूर्ति के साथ स्वयं का तादात्म्य कर सके और वही भाव की अनुभूति कर सके जो भाव मूर्ति में है। कैलाश मंदिर की शिव की मूर्ति का उल्लेख करते हुए रे ने बताया कि शिव मूर्ति मानवीय संवेगों, जिसमें प्रेम और भय आदि जो हम मान सकते हैं मानवीय संवेग, उनकी उत्पत्ति करती है। इसलिए वो सुंदर है, ना कि किसी आध्यात्मिक तत्व का उल्लेख वो करती है, इसलिए सुंदर लगती है। यहाँ रे कलाकृति के अध्ययन में दर्शक की अनुभूति को महत्व देते हैं। दर्शक ने उसे कितना समझा एवं उस भाव को कैसे अनुभव किया, यही सौंदर्यात्मक समीक्षा का आधार है। अतः उसके अनुसार मूर्तिकला का अध्ययन इस बात पर बल नहीं देता कि उनका इतिहास क्रम क्या है, बल्कि वह सामाजिक आदर्शों, भावों, परिवर्तनों को कितनी अधिक अच्छे से अभिव्यक्त करे, यह आवश्यक है। निहाल रंजन रे उन अध्ययनों का भी विरोध करते हैं जो केवल एक ही दृष्टिकोण से किए गए हों। उनके अनुसार सभी दृष्टिकोण उपयुक्त हैं जो कि उस कलाकृति को पूर्णतः अभिव्यक्त करते हों या पूर्णतः अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकते हों। इस प्रकार रे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आलेखन, पुरातात्विक खोज, मंदिरों की स्थिति आदि को भी आवश्यक समझते हैं, किंतु सौंदर्य समीक्षा के लिए उनको प्राथमिकता नहीं देते। उनके अनुसार दार्शनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ कलाकृति के अर्थ को समझने में सहायक होते हैं। इसलिए इन सभी दृष्टिकोणों को मूर्ति के अर्थ के लिए सीमित किया जाता है, परंतु उसकी पूर्ण अनुभूति उसकी व्यंग्यार्थ या उसकी सौंदर्य अनुभूति पर ही निर्भर करती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।